काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो दोस्तों, विद्यार्थी में ये 5 लक्षण होने चाहिए। कौवे की तरह जानने की चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए अपने लक्ष्य पे, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए यानी कि नियत समय पर पढ़ाई के लिए उठ पाए, अल्पाहारी होना चाहिए यानी कि जितनी भूख है उतना ही खाना है, उससे ज़्यादा आवश्यकता का भोजन नहीं लेना है, नहीं तो वो आलस्य पैदा करेगा और आपकी पढ़ाई में व्यवधान पैदा होगा। एंड लास्ट इज ग्रह त्यागी, यानी कि विद्यार्थी को घर के छोटे बड़े मामलों से दूर रह के अपनी प्रतियोगी परीक्षा के दौरान केवल अपने लक्ष्य पर ही फोकस करना चाहिए। तो ये कहलाते हैं विद्यार्थी के 5 गुण। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो पीवाईक्यू डोज देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये पीवाईक्यू की डोज आपके लिए। इस डोज का निश्चित फायदा आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। लगभग 50 से 60% सिलेबस आपका कवर होगा उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और जीएस का। और मान के चलो 40-50 नंबर के क्वेश्चन आप कर पाओगे हर एग्जाम में इस सीरीज के बदौलत। बाकी तो फिर आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कितना आप रिवाइज करते हैं। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ पीवाईक्यू सब चीज़ लगा के ये आपकी भी मेहनत है, ठीक है। बट पीवाईक्यू की ये डोज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज है आपका हिंदी पीवाईक्यू पार्ट 4। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इनमें से कौन सी रचना थी जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को? तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मैं बात करूँ, इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 को। ठीक है, कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? तो इनका जन्म हुआ था बलिया। ठीक है, बलिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आलोक पर्व। तो आलोक पर्व रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था कब? 1973 में, 1973 में। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, इनको पद्म भूषण भी दिया गया था, पद्म भूषण। और पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था? तो 1957 में, 1957 में। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं मैं आपको बताऊं तो एक तो हो गई आपकी आलोक पर्व, ठीक है, अशोक के फूल, कुटज, बाण भट्टी की आत्मकथा, इसके अलावा अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा, ठीक है, और आपका कल्पलता, कल्पलता। उसके अलावा बात करें सूर साहित्य, सूर साहित्य, ठीक है। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जो आलोक पर्व पे इनको 1973 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, ये कौन सी रचना है? तो आलोक पर्व एक निबंध रचना है। कौन सी रचना है भाई? निबंध रचना है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा देखिए, कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में? तो इन्होंने अपनी रचनाओं में परिमार्जित, परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया, ठीक है, परिमार्जित खड़ी बोली। तो पीवाईक्यू की सीरीज इसीलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहे हैं। नहीं तो अमूमन टेस्ट सीरीज में सीधे मैं आंसर बताता हूँ, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू की सीरीज आपका पूरा आधा सिलेबस कवर कराएगी। ठीक है, जो मेन मेन आपके की पॉइंट है, फैक्ट होते हैं जो एग्जाम में बनते हैं। आधा तो ऐसा मटेरियल होता है हर सिलेबस में जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही नहीं है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाकी यार, जिन लोगों के पास अभी तक भी हमारी कवि परिचय वाली ई बुक नहीं है, तो वो आप कवि परिचय ई बुक ले सकते हैं। उसमें आपको सभी जो भी साहित्यकार दिए हैं गद्य खंड और पद्य खंड के, उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। कवि परिचय ई बुक नहीं लिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना, व्हाट्सअप मैसेज 9760040434 पे मैसेज करना, जिनके पास अभी तक भी नहीं है ई बुक, तो वो लोगों को फिर भेज दी जाएगी, प्रोसेस बता दिया जाएगा। ठीक है, बिंदरा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक इनमें से कौन है? तो दिए गए विकल्पों में किसने बिंदरा नामक गढ़वाली नाटक लिखा था? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत डिटेल डेप्थ से बना है, खासकर ये गढ़वाली साहित्य वाला जो पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन बना है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, बिंद्रा जो नाटक लिखा था ये आपका लिखा था डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल जी ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषोत्तम डोभाल जी। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है, गढ़वाली नाटक का जनक किसे कहा जाता है? गढ़वाली में जो नाटक की शुरुआत हुई गढ़वाली भाषा में, तो गढ़वाली नाटक का जनक, फादर, ठीक है, तो ये कहा जाता है किसको? आपका भवानी दत्त थपलियाल जी को, भवानी दत्त
थपलियाल। ठीक है, इन्होंने एक नाटक लिखा भाई सबसे पहले 1911 में, जिस नाटक का नाम था जय विजय। ठीक है, जय विजय नामक इन्होंने नाटक लिखा था। उसके बाद एक प्रहलाद नाम का नाटक भी लिखा गया। यानी कि यहाँ से शुरुआत होती है नाटक लेखन की। हालांकि इससे पहले कविताओं और अन्य लेखों का प्रकाशन गढ़वाली में हो चुका था। गढ़वाली साहित्य शुरू तो हो चुका था, लेकिन नाटक विधा का जनक कहा जाता है भवानी दत्त थपलियाल जी को। ठीक है, पहली रचना जय विजय नाटक, ये क्या है, एक नाटक है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भाई, कि कौन सा अलंकार है जिसमें उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है। तो ये आपका भाई उदाहरण है किसका? रूपक अलंकार का। ठीक है, ऑप्शन परिभाषा है रूपक अलंकार की। उदाहरण है इसका, जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है रूपक अलंकार से चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल याद रखना रूपक अलंकार के। इसमें उपमेय में उपमान का निषेध रही आरोप होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बाकी देखिए, अलंकार वाला टॉपिक यूट्यूब पर मैंने दिया हुआ है, और डिटेल में अलंकार देखना है समझना है तो हिंदी का कोर्स लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ एप्लीकेशन पे जो भी पेड कोर्स है ना भाई, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, और ध्यान रखेंगे उसमें कंटेंट जो आपको बहुत सहज और सरल भाषा में दिया गया है, ताकि जीरो जो बच्चा है बिल्कुल ग्राउंड लेवल का, वो भी बहुत अच्छे से अपने को प्रिपेयर कर सकता है। रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? तो रिक्त जो होता है शब्द, देखिए री आधा क थ, रिक्त। रिक्त कहा जाता है भैया आपका पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी नई जनरेशन को मिल रही है, किसके द्वारा? पुरानी जनरेशन के द्वारा, ये रिक्त कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी का कोई घर है, बाद में वो घर मेरा हो गया, तो मेरे दादाजी का घर था ना, तो उनकी संपत्ति थी, वो मेरे पास आ गई, तो वो संपत्ति एक रिक्त है, उसके लिए रिक्त शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बसंत की कोकिल मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए बसंत की कोकिल, अब उत्तराखंड में भी जब बसंत ऋतु आती है तो आपने देखा होगा, मैंने आपको एक कहानी भी दी थी, हमारा एक सेकंड चैनल है, हालांकि उस पर कंटिन्यू काम हो नहीं पाता, देवभूमि कल्चर पॉइंट है। ठीक है, उसमें मैंने आपको काफल पाको मैनी चाखो वाली कहानी बताई थी। तो आप सुनते होंगे बसंत का जब मौसम आता है तो बहुत बार ये आवाज़ आपको जो हमारा जंगल होता है बुरांस का, काफल का जंगल, वहाँ से सुनने को मिलती है। ठीक है, काफल पाको मैनी चाखो, ऐसी आवाज़ आती है। तो बसंत की कोकिल का मतलब ये है कि केवल कभी कभी दिखाई देना, मतलब साल में एक ही बार बसंत आ रहा है तो यदा कदा प्रकट होने वाला। ठीक है, इसको बोलेंगे बसंत की कोकिल। ठीक है, कोकिल मतलब कोयल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहाड़ी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए पहाड़ी हिंदी जो है भाई आपकी, पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी हिंदियाँ आ जाती है थोड़ा ये समझिए। पहाड़ी हिंदी में सबसे पहले आती है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मध्य हिंदी, मध्य पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, मध्य पहाड़ी हिंदी एंड पूर्वी पहाड़ी हिंदी, पूर्वी पहाड़ी हिंदी। ठीक है, आप देखिए जो पश्चिमी पहाड़ी हिंदी है, पश्चिमी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी कौन सी? जौनसारी बोली, जौनसारी। इसके अलावा देखिए हिमाचल की जो हमारी सिरमौरी, सिरमौर में जो बोली जाती है सिरमौरी। ठीक है, और हिमाचली जो अन्य बोलियाँ हैं, ये सभी किस में आते हैं? पश्चिमी पहाड़ी हिंदी में। मध्य पहाड़ी हिंदी में आ जाती है हमारी कौन सी? कुमाऊनी एंड गढ़वाली। ठीक है, एंड पूर्वी पहाड़ी हिंदी में आ जाती है हमारी नेपाली। उसके अलावा अस्कोट के क्षेत्र से आगे बोली जाने वाली सिराली, सिराकोट था। ठीक है, तो ये सभी हमारी पूर्वी पहाड़ी में आते हैं। तो जो हमारी पहाड़ी हिंदी का विकास है वो सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है, लेकिन सौरसेनी का भी यहाँ पे देखा जाता है, मतलब एक हिसाब से सौरसेनी जो अपभ्रंश था उसकी डेवलपमेंट को भी माना जाता है कहाँ से हुई थी? तो उसकी डेवलपमेंट भी मानी जाती है आपकी खस अपभ्रंश से। यानी कि पहाड़ी जो हिंदियाँ निकली हैं, हिंदी बोलियाँ निकली हैं पहाड़ी, उसका मूल है खस अपभ्रंश। अगर ऑप्शन में खस अपभ्रंश नहीं होता तो तब सौरसेनी सही उत्तर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर सौरसेनी के साथ खस है और ऐसे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनेगा आगे, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
ठीक है, ये किससे उपजी है हमारी पहाड़ी हिंदी, तो खस अपभ्रंश से। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और खस नहीं होगा ऑप्शन में तो फिर आप शोर सेनी के साथ जाएंगे, ये भी याद रखना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। सरकार किस भाषा का शब्द है? तो भाई सरकार जो है, सरकार जो है आपके फारसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन डी। ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है सरकार, ध्यान रखेंगे। सरकार का मतलब होता है, देखिए आपका फारसी में मुखिया। सरकार का अर्थ फारसी में होता है मुखिया, या बोल सकते हैं कि आपका अधीक्षक। अधीक्षक को सरकार कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें प्रारूपण की विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखिए हिंदी जब पत्र लेखन हम पढ़ते हैं तो पत्र लेखन में प्रारूपण और टिप्पणी लेखन में तो प्रारूपण यानी कि ड्राफ्टिंग का विशेष महत्व है। तो कौन सा इनमें से विशेष जो प्रारूपण है उसकी एक विशेषता नहीं है? ठीक है, तो प्रारूपण की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रारूपण की भाषा अलंकार युक्त होनी चाहिए, गलत है। प्रारूपण की भाषा विषय के अनुकूल होनी चाहिए, सही है। प्रारूपण की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, सही है। तो केवल बी जो ऑप्शन है, देखिए प्रारूपण में बिल्कुल स्पष्ट भाषा चाहिए, किसी भी प्रकार की वहाँ पर अलंकार युक्त भाषा या मुहावरे युक्त भाषा आपका प्रयोग नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें विशेषता नहीं होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कौन से शब्द की वर्तनी जो है एकदम शुद्ध है? तो साफ पता चल रहा है भाई आपका, केवल ऑप्शन, वैसे हाँ ठीक है, इसमें छोटी की मात्रा है, ऑप्शन ए इसमें सही है, अनुग्रहित होता है। ठीक है, अनुग्रहित करना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुग्रहित। ग्रहित होता है, बड़ी की मात्रा होती है इसमें। ठीक है, ठीक है, अनुग्रहित होता है, ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। चलिए, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द है देखिए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिनका शुद्ध वर्तनी आपको पता होना चाहिए। जैसे आशीर्वाद पूछा जाता है, आशीर्वाद में वाह के ऊपर रॉ की मात्रा होती है। ठीक है, ऐसे ही आपका एक शब्द पूछ लिया जाता है कवयित्री। ठीक है, कवयित्री होता है, देखिए कवयित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा देखिए आपका पूछ लिया जाता है, एक और पूछ लिया जाता है आपका शब्द बार बार एग्जाम में जो आता है। ठीक है, अभी मैं कर नहीं पा रहा रिकॉल। उज्ज्वल, उज्ज्वल पूछ लेता है कई बार, देखिए उज्ज्वल, ऊ में आधा ज फिर आधा ज फिर वो फिर ल होता है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो कुछ मेन मेन शब्द बताना जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, ऐसे आपका एक पूछ लिया जाता है मिष्टान। ठीक है, मिष्ठान, तो मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान्न होता है, मी स टा न मिष्टान्न होता है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, ऐसे आपका अनुग्रहित भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए आपका एक और शब्द बहुत बार पूछा जाता है जो कि है आपका प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि शब्द भी पूछा जाता है, इसमें देखिए छोटी की मात्रा होती है दोनों में, प्रतिनिधि तीनों में मतलब। ठीक है, ये प्रतिनिधि का शुद्ध रूप है। ठीक है, ऐसे आपका अधिशासी भी पूछा जाता है कई बार, अधिशासी। तो अधिशासी देखिए ध्यान से ऐसे होता है ये अधिशासी। ठीक है, शुद्ध रूप ही है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए PYQ देखो बोलता हूँ मैं, क्योंकि यही शब्द फिर रिपीट होते हैं, इनसे बाहर आयोग नहीं जाता, क्योंकि एग्जाम में बार बार यही पूछे जाते हैं। लगभग 10 से 15 ऐसे शब्द हैं। ठीक है, हिंदी रिवीजन क्लासेज में अगर मौका मिलेगा तो मैं इस पर एक वीडियो दूंगा आपको। अगला देखिए, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कौन सा है भाई एक अशुद्ध वाक्य? उसे वहां जाना ही नहीं था, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये भी सही लग रहा है। उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं। प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया, ये भी सही है। केवल सी यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि दो जगह पे निपात का प्रयोग किया जा रहा है। निपात जो होते हैं ना, बलदायक शब्द होते हैं निपात। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि ऐसा होता ही है, ही जोर लगा के बोल रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा मैं बोलूँगा कि यहाँ पर तूफान भी आते हैं, भी को मैं बहुत जोर देके बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाक्य जो होना चाहिए था, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं, इतने से काम चल जाता। ठीक है, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं, इतने से काम चल जाता, ये ही नहीं चाहिए था। और अगर हम ही को हटाते तो फिर हमारा होता उन्नति के मार्ग में संकट आते ही हैं, फिर भी हट जाता। तो ये दो निपातों का प्रयोग हुआ यहाँ पे, जो कि गलत है, एक ही का यूज होना चाहिए था। तो सी इसमें अशुद्ध है। इनमें तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा तत्सम नहीं होगा?
देखिए इक्षु जो है तत्सम है, प्रस्तर जो है तत्सम है, अद्य जो है तत्सम है, जोगी जो है आपका तद्भव है। जोगी का तत्सम क्या होता है? जोगी का तत्सम होता है आपका योगी। ठीक है, जोगी का तत्सम योगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए प्र उपसर्ग, तो ध्यान से देखते हैं। प्रत्यर्पण, ठीक है, प्रत्यर्पण, प्रति अर्पण, इसमें तो नहीं है भाई। प्रतिधन एक नहीं है, ठीक है। प्रधन स्तुत, प्रस्तुत, ये सही हो जाएगा। सी वाले में आपको प्रयोग हुआ है, और प्रतिरोध में प्रति है। यहाँ पे इसमें भी प्रति है, इसमें भी प्रति है, इसमें भी प्रति है, केवल सी में प्र उपसर्ग है। प्रधन स्तुत, ठीक है, प्रस्तुत बराबर प्रस्तुत, तो सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इनमें से अज्ञ शब्द का विलोम क्या है? तो देखिए अज्ञ का मतलब क्या होता है? अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, और इसके अलावा अज्ञानी, ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख है, अज्ञानी है। तो इसका जो हमारा विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ज्ञानी। ठीक है, या बोल सकते हैं कि बुद्धिमान, जो कहलाता है विज्ञ, ऑप्शन डी। विज्ञ का मतलब होता है ज्ञानी या बुद्धिमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा ऐसा है जिस जो बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल नहीं है? ठीक है, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था बहुब्रीहि समास क्या होता है। बहुब्रीहि समास के उदाहरण जो होते हैं योगरूढ़ शब्द होते हैं। बहुब्रीहि समास के उदाहरण योगरूढ़ शब्दों में आते हैं। ठीक है, चक्रपाणी, यानी कि जिसके हाथ में चक्र है, तो किसके हाथ में चक्र होता है? भगवान विष्णु। चक्रपाणी जो है आपका योगरूढ़ शब्द है। वीणा पाणी, यानी कि जिसके हाथों में वीणा है, किसके हाथ में होता है? शारदा, यानी कि सरस्वती माता। ठीक है, इनके हाथ में वीणा होती है। ऐसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, किसका होता है पीला अंबर? भगवान कृष्ण का, कि पीले कपड़े पहनाते हैं ना। जन्माष्टमी में आप देखते हैं बहुत सी माताएं छोटे बच्चों को क्या करते हैं? पीले कपड़े पहनाते हैं। नील गगन, यानी कि नीला है जो गगन। ठीक है, तो नील गगन जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे। नील गगन में अगर पूछे तो कर्मधारय समास होता है इसमें, कर्मधारय। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है नीला है जो गगन। ठीक है जो, और इसकी पहचान होती है कर्मधारय की। वार्षिकोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो वार्षिक, वार्षिक धन उत्सव, ठीक है, बराबर वार्षिकोत्सव हो रहा है, यानी कि वार्षिक अ धन उ बराबर ओ हो रहा है, वार्षिकोत्सव हो जा रहा है ना। तो अ धन उ किसकी विशेषता है? जहां पर ओ हो जाता है तो ये विशेषता है आपकी ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, गुण संधि का। तो गुण संधि की विशेषता है, ऑप्शन ए राइट आंसर जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। HTML क्या है भाई? देखिए आजकल कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हिंदी वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं भाई, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो HTML जो है भाई आपका, HTML, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है HTML का। ठीक है, HTML की खोज सबसे पहले की थी 1990 में, किसने की थी? टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, जिस टिम बर्नर्स ली ने इसी HTML की मदद से डेवलप किया था WWW को, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मेन घटक ही ये था, इसी लैंग्वेज की वजह से WWW शुरू हो पाया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होना चाहिए, ये एक वेब की भाषा है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो भाववाचक संज्ञा लास्ट वाले PYQ में मैं आपको बता चुका हूँ, जो गुण धर्म दशा आदि का बोध कराती किसी वस्तु या व्यक्ति का, वो आपका भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो भूख जो है एक दशा है, देखिए यहाँ पे आपका। ठीक है, तो भूख लगी है बोलते हैं ना, तो एक दशा का बोध हो रहा है, भूख लगने की दशा, तो यहाँ पर ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, बाकी हाथी देखिए आपका, सोना है, गंगा है, गंगा मैंने आपको बताया था क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, सोना भी क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक। ठीक है, सोना एक धातु है ना, अपने आप में स्वतंत्र है। हाथी जो है आपका क्या हो जाएगा? हाथी कैसा हो जाएगा? हाथी जातिवाचक, इसमें सभी हाथी आ जाएंगे ना, केवल एक हाथी नहीं आ रहा, तो हाथी जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बादल राग कविता किस कवि की रचना है? तो देखिए बादल राग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये कविता है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निराला जी। निराला जी का जन्म हुआ था आपका 21 फरवरी 1896 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और निराला जी को हिंदी में मुक्त छंद का प्रणेता कहा जाता है। मुक्त छंद का प्रणेता, ठीक है, मुक्त छंद शुरू किया था इन्होंने हिंदी में। इसके अलावा इनको छायावाद का महेश कहा जाता है। छायावाद का महेश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। छायावाद के 4 स्तंभ है ना, तो पहले हैं जयशंकर प्रसाद जेपी, दूसरा हमारा आ जाता है महादेवी वर्मा, तीसरे में हमारे आ जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत एसपी, और चौथे नंबर पे आ जाते हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 4 नाम, जिनमें से जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावाद का महेश कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। और हिंदी के विशाल मंदिर की पाणिनि या सरस्वती कहा जाता है महादेवी वर्मा को। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, देखिए हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है बादल राग। इसके अलावा देखिए इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। परिमल हो गया, गीतिका, परिमल, गीतिका, अनामिका, इतने तो आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ठीक है, कुकुरमुत्ता। इसके अलावा नए पत्ते, बहुत महत्वपूर्ण है, नए पत्ते, नए पत्ते हो गया, बेला, अणिमा, एंड वन जो है आपकी राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है, इतने तो आपको याद करने ही चाहिए दोस्तों सूर्यकांत निराला जी के संबंध में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से मध्य पुरुष सर्वनाम कौन सा है दिए गए विकल्पों में, ठीक है। तो मध्य पुरुष सर्वनाम की बात की जा रही है, तो सर्वनाम के मैं आपको बता चुका हूँ 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ठीक है। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा आपका होता है मध्यम पुरुष, ठीक है, और तीसरा आपका होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में हमारे कौन कौन से आते हैं सर्वनाम शब्द? तो उत्तम पुरुष में हमारे कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आ जाते हैं जैसे कि मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमको, ठीक है। मध्यम पुरुष के जो हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं उसमें आता है तू, तुम, आप, तुझे, तेरा, ठीक है। और इसके अलावा अन्य पुरुष में जो आते हैं तो उसमें आता है यह, वह, ये, वे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि मध्य पुरुष सर्वनाम कौन सा है, तो मध्य पुरुष सर्वनाम दिए गए विकल्पों में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तू, ठीक है। तो मध्य पुरुष में मैंने बोला ना आपको क्या क्या आता है, तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, ठीक है, आपको, ये सभी मध्यम पुरुष में आते हैं। तो ये अच्छे से आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज के पीवाईक्यू का, इनमें उत्तराखंड के रचनाकार कौन है? तो उत्तराखंड के रचनाकार दिए गए विकल्पों में देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी तो नहीं है, महादेवी वर्मा भी नहीं है, राहुल सांकृत्यायन जी भी नहीं है, जीत सिंह नेगी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीत सिंह नेगी जी की मैं बात करूँ, काफ़ी कम लोग इनको जानते होंगे। जीत सिंह नेगी को आधुनिक आधुनिक गढ़वाली आधुनिक गढ़वाली फोक सॉन्ग यानी कि लोकगीत, आधुनिक गढ़वाली लोकगीत या लोक संगीत बोल सकते हैं, ठीक है। लोकगीत की जगह मैं लिखना चाहूँगा लोक संगीत, संगीत का जनक कहा जाता है भाई, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न गढ़वाली फोक म्यूजिक, ये जीत सिंह नेगी जी को कहा जाता है। नेगी जी का जन्म हुआ था 1925 में, ठीक है, 1925 में इनका जन्म हुआ था। संगीतकार रहे, गायक रहे, गीतकार रहे, लेखक रहे, निर्देशक रहे, और इनके कुछ नाटक हैं, जैसे कि नाटक की मैं बात करूं, एक नाटक इनका भारी भूल, भारी भूल इनका नाटक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मलेथा की कूल, माधव सिंह भंडारी वाली मलेथा की कूल, कैसे पूरी मलेथा की कूल बनाई थी माधव सिंह भंडारी जी ने। जीतू बगड़वाल इनके नाटक का नाम, जीतू बगड़वाल, ठीक है, पढ़ा होगा ना आपने जीतू की कहानी, कैसे आंचलिया उसको हर के ले जाती हैं। ऐसे एक रचना और इनकी रामी, रामी के अलावा एक रचना और इनकी राजू पोस्टमैन, राजू पोस्टमैन, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण रचना है हमारी किसकी? जीत सिंह नेगी जी की, ठीक है। तो भाई उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा नाम है जो कि ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे नाम भी हैं पुराने, तब सोशल मीडिया नहीं था। आज के डेट में तो ऐसा ना बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया से वायरल हो जाती है करंट सिनेरियो में, बट पुराने कुछ ऐसे लोग हैं जो उतने प्रसिद्धि नहीं पा सके जितने वो काम करा उन्होंने, जितना धरातल पे काम किया, जितना समाज में, लेखन में या संगीत की दुनिया में काम किया था। उन्हीं में से एक नाम आता है जीत सिंह नेगी जी का भी, ठीक है। चलिए
तो दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है आज हिंदी PYQ पार्ट 4। और वीडियो अच्छा लगता है और आपको जितना भी समझ में आ रहा है दोस्तों इन PYQ के माध्यम से, तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और साथ ही दोस्तों वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा एक बात याद रखना है, आपने अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना है और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करना है। और साथ ही अधिक से तो अधिक जितना आप लगा सकते हैं कैंपेन चला सकते हैं। और भविष्य में ऐसे ही सामाजिक और पर्यावरणिक जो कार्य होते हैं, कैंपेन होते हैं, उसके लिए हमेशा आपको आगे रहना चाहिए। इसी आशा के साथ दोस्तों जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। और साथ ही आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, एप्लीकेशन स्टोर के सभी कोर्सों पे 20% ऑफ दिया जा रहा है होली ऑफर के तहत। ठीक है, होली का ऑफर चल रहा है। तो जितने भी टेस्ट सीरीज हैं एप्लीकेशन स्टोर पे, जितना भी आपका कोर्स हैं फुल कोर्स, उन पे हर कोर्स पे और टेस्ट पे 20% ऑफ है। ओके, तो 14 मार्च तक लास्ट डेट है, 14 मार्च तक इस ऑफर का लाभ उठाएं। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, कूपन कोड पहले 300 अभ्यर्थियों के लिए है केवल, उसके बाद कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा। तो जल्दी से जल्दी पहले आओ, पहले पाओ और कूपन कोड का लाभ उठाओ। थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।